से वो मीटिंग्स करें, और ताकि ये सारी मीटिंग सिर्फ मीटिंग हद तक ना हो, ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था, और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आपके यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके जरिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले, और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं पहले काफी ये बात कह चुका हूं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहां पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफर आसान हो, सस्ता हो, और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने कहा कि 2 फेज में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें, और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें, दोनों 2 फेज में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूं कि इस पे पूरे सिंध सूबे की नजरें हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि ये हम लोगों की जो प्रायोरिटी है सबकी, वो शायद हमारी किसी और प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी है, कि ठीक है किसी को बुरा भला बोल दिया, 2 लफ्ज बन गए, तो उसमें भी प्रोजेक्शन हो गई, कोई और काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक इस विजिट के अलावा मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी कुछ अहम इकदाम लेने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस का लॉ ऑलरेडी मौजूद है, कि गाड़ी जो आपके पास रोडों पे चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो गाड़ी रोडों पे चल रही है। पूरी दुनिया में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है, चारों सूबों की हुकूमत और वफाक हुकूमत, हम लोगों ने अभी तक उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और उसमें मैं अपने आप को भी कसूरवार साबित करता हूं, और मानता हूं कि हमारा भी कसूर है, कि मैं भी समझे कि मेरे को 1.5-2 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, लेकिन हमने कोशिशें जरूर की है कि इसको हम किस तरह इंप्रूव किया जाए, और हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं, कल मेरी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट की, अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2 किस्म के मैकेनिज्म पे हम लोग काम करें, और जल्दी हो जाएगा ये काम। एक मैकेनिज्म हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट साइड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है, हमारे पास पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे में 2 ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 लोग जो हैं वो लाखों गाड़ियों को क्या मोटर व्हीकल की वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब वो 22 हो गए। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद क्या 22 लोग भी गाड़ियों की फिटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो हल क्या बचता है कि या तो मैं इसको, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करें, या जो ऑलरेडी जिन जिन लोगों के पास ये मैकेनिज्म, ये मशीनरीज मौजूद है, हम उनको आउटसोर्स करें। तो दोनों ऑप्शंस पे हम काम करें। विद इन 1 वीक मैं आपके सामने एक दफा फिर आऊंगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप हमने अपने लोगों को, क्योंकि लोगों का हक है कि अगर लोग बाहर वॉक कर रहे हैं तो उनको बगैर आलूदगी की हवा मिलनी चाहिए, लोगों का राइट है, वो राइट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला कह रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छे सोल्यूशन के साथ हम लोग सामने आएंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि तमाम गाड़ियां जो हैं बगैर फिटनेस के कोई गाड़ी रोड पे ना चल सके, और उसमें हम सब ने रोल प्ले करना होगा। जो मैं बैठा हूं, मैंने अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी होती है, ये कानून कहता है कि साल में 1 दफा मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है, कि मेरी हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे क्या हो, क्या वो गाड़ियां धुआं तो नहीं छोड़ रही है, और धुआं क्या आपकी और हमारे बच्चों को खराब तो नहीं कर रही। ये हमारे पाकिस्तान के अहम मामलात हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बस सियासी गंद एक दूसरे के ऊपर उछालना।
हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोगों के मसले को क्या करें, बड़ा अफसोस आप कहना पड़ा। लेकिन ये सारे महकमे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, अब हमने इसको परफॉर्म करना है। और ये हमने मकसद की हुकूमतों की जिम्मेदारी है, उसमें मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले कटहरे में लेकर आता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीजें करें। तो ये हम करने जा रहे हैं, और हम जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम इसको नाफिजुल अमल करेंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं सबसे पहले वो 100% अपनी फिटनेस करवाएं, चेक करवाएं। पहले सरकारी गाड़ियां कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब कराएं। और हम चाहते ये हैं, और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है, हमने अपने एनवायरमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीजों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूं कि पीपल बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मजीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतजार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के अमले को तंग ना करें कि जी यहां रोको वहां रोको, बस स्टॉप बनेंगे, आपको सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहां उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतल्लिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएं हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करा था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना लिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आए, कि लोग इंकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मजीद टैलेंट को इंकरेज किया जाए, हम मजीद इस तरह की चीजें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीजें हम बताएं, अच्छी चीजें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना बताएं कि जी किसकी पगड़ी किस तरह उछालनी है, लोगों को ये ना बताएं कि जी किसको किस तरह जो है धंधा करना है, किसकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसकी फैमिलीज की तस्वीरें लगानी है, किसको गंदा बोलना है। तो इन चीजों के लिए से हटके लोगों को आप पॉजिटिव चीजों पे लेके जाएं, उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा, लास्ट कैबिनेट में उसके मिनट्स आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम हुकूमत सिंध ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं हुकूमत के, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एक मखसूस कोटा रखी जा रही है कि तमाम स्कूल्स में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको वहां पे एडमिशन भी मिले, उनको क्लासेस में जो है वो पढ़ाया भी जाए, और उनको भी आम बच्चों के साथ ही जो है वो अपनी परवरिश कर सकें उसमें, ताकि सोसाइटी को अपने बिहेवियर्स का जो पता चल जाए, कि हम सबको पता चले हमें किस तरह उनके साथ बिहेव करना है। हम लोग या तो उनसे खौफ खाते हैं या तो फिर उनको हमने सोसाइटी से अलग किया हुआ है। कसूर बेसिकली ये हमारा है कि हम उनको उस तरीके से जो है वो सही तरीके से नहीं टेक केयर करते। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का हर शख्स जो है, आप भी अल्लाह ताला की मखलूक हो, हम भी अल्लाह ताला की मखलूक है, हर शख्स अल्लाह ताला की मखलूक है। हमें एक दूसरे को खास तौर पर किस तरह एज ए अच्छा इंसान बनकर हम एक दूसरे की वो खिदमत कर सकें। इसके बाद एक लास्ट चीज है वो सिंध पीपुल्स रूरल सिविक सर्विसेज जो है हुकूमत सिंध ने वो बनाया है, क्योंकि जो 61% हमारी आबादी वो रूरल एरियाज में रह रही है, और उसको जो है सिंध पीपुल्स रूरल सिविक सर्विसेज को का मकसद बनाने का ये है कि हम किस तरीके से उन लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाएं। क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम उनका जो मकसद वो यही है कि जितने भी शहरी इलाके हैं और रूरल एरियाज हैं वहां पे पीने का साफ पानी लोगों को प्रोवाइड किया जाए, वहां की जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज है वहां पे प्रोवाइड की जाए, और देही इलाकों में भी रैपिडली काम चल रहा है। तो ये चंद चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि हम आपके सामने लेकर आएं,
اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ جو صرف پالیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے. یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے، اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے، اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے، تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی، جو مس کال ہو گئی، اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سیون نافرمانی، جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں، تو یہ آخری پتا کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی، میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں، ہمارے سول مسئلے کیا ہیں، ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں، چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو، چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے، ہم کس طرح سوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر دیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال، اور چلیں جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا، اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں، باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو، آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو، حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا، آپ بھی نہیں بھرو، اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے، لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں، لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں، ہر وہ کام کر جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو، چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو، چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو، چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو، چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو، یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے، اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے، یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں، کسی ہاسپٹل میں، کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں، وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے، آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر آئے، آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر، ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیختی ہو. تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں، تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کی استحکام کے لیے جا رہا ہے، ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی، اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں. تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف، چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں، جو حوالہ ہنڈی کی بات کی، پھر اس نے کہا کہ جی پاکستان میں معاوضہ کو نقصان پہنچائیں، بجلی کے بلوں کی بات کی کہ کوئی پے نہ کرے، پھر اس نے کہا کہ سول نافرمانی کے لیے اب یہ کہ جی ڈیفنس پروڈکٹ کا کرے. تو وہ ہر ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹارگٹ نہ ادارہ ہے نہ پالیٹیشین ہے. عمران خان کا ٹارگٹ واحد اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک منٹ بھائی، ارباب ایک منٹ بھائی. ویسے وہ لائٹر موڈ میں آپ جواب دیں تو مہربانی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی وزیر کو وزیر بنانے سے پہلے اس کے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. تو آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ کسی کو وزیر بنانے سے پہلے کرپشن کا ٹیسٹ ہونا چاہیے؟
देखिए जी, उनकी मर्जी, हर कोई अपने राय दे सकता है जी। इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिस कॉल है ये तो मिस कॉल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान खतरा है कि नहीं है। देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वादा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। जी, मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर अल्टीमेटम दिया है कि 17 दिसंबर तक अगर मदारस का बिल मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने शिकायत की है सदर पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, ये धोखाबाजी की गई है, इसमें तक क्या? देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं, और हुकूमत ही सारी चीज़ें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए कि फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो एमकेएम में आए थे। तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है। अब आपको जो जराए बता रहे हैं उन जराए से ज़्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि ठीक है, फैसल वादा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायज़ है कि आप भी मिल सकते हैं। आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहां रख सकते हैं। जी अमीर साहब। जी शजीद साहब, ये बताएंगे आपने इन्वेस्टर्स की बात की बाहर की। जी, अच्छा, उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयसर नहीं है भारत के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है अपनी जगह पे, चाइनीज का अशर आप लोगों ने देख लिया कि वो बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उनका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है। ये पूरा मनी दे दे, पैसे दे दे तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकेगी? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस जाती है। ये हो जाती होगी, मैं भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को जो हमने एक एक चीज को अपने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे अमित साहब, ये मेरे आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उसके ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी है, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए, ना मैं ना किसी वजीर की होगी, ना एमएलए एमपी की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरीके का माहौल पैदा करके दे रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी शामिल होती है। जहां की दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा कर दे सकता हूं कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहां पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीर खास ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपका जो है झिरक मुलाकात यार ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना,
آپ کے بیشتر روڈ رستے، ملیر ایکسپریس وے، آپ کے کراچی ٹھٹا کیریج وے، اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس آپ کے جو ہیں وہ انرجی پروجیکٹس آپ کے پبلک پارٹنرشپ میں بنے. تو ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد ڈالی، تبھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں پہ اعتماد کرتا ہے. سیکورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ افسوسناک واقعے ماضی میں ہوئے ہیں، اور وہی یہ ہے کہ کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ جو لوگ پاکستان سے دشمنی چاہتے ہیں، جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں پہ حملے کریں تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈریں. اور ڈریں کیوں؟ اور یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہو. پر لوکل انویسٹر کو وہ ٹچ نہیں کرتے، وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس طرح کے عناصر کو کچلیں تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے وطن میں لوگ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ بتائیے شریف صاحب، کہہ رہے ہیں کہ کوئی مارچ اپریل 2025 کی بات ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت اگر پاکستان میں کوئی اگر میرٹ کی بھی بات کی جائے تو سب سے بہتر پالیٹکس کرنے والا، سب سے میچور، سب سے پڑھا لکھا اور نوجوان، کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نوجوان زیادہ ہے، نوجوان شخص کوئی اگر پرائم منسٹرشپ کے لیے ایلیجبل ہے تو وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ایلیجبل ہیں. نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایز اے فارن منسٹر ان کو تجربہ بھی ہے، اور جو انہوں نے جہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے، جس طرح کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جس طریقے کی وہ سیاسی سوچ رکھ رہے ہیں، جس طرح وہ میچور سوچ رکھے ہیں، جس طرح وہ نفرت کی سیاست کو خاتمہ چاہتے ہیں، جس طرح وہ پورے پاکستان کو ایک کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ چنو نئی سوچ کو، سب مل کر جو ہے کام کریں، سب پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں، ہم نفرتوں کو ختم کر دیں، ہم جو بھی اس وقت بھائی سے بھائی کی لڑانے کی سازش ہے اس کو ختم کر دیں. انہوں نے بلدیات میں نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم سب کا کراچی، ہم سب کا پاکستان. تو جو شخص اس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ جلد از جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنے. جی پوری حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں کراچی میں، اتنے دہشت گردی میں شہری نہیں مرے جتنے حادثات میں مرے، اس کے لیے سر کوئی حکمت عملی تیار؟ دیکھیں جی، حادثات کے لیے آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی بھی گاڑی اگر کوئی چلائے تو وہ گاڑی ضبط کی جائے. میں اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ انڈر ایج لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں جو کہ نہیں چلانی چاہیے. اور میں والدین کو کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو دشمن نہ بنیں. اگر آپ کے بچے کے پاس لائسنس ہے یا آپ کے پاس لائسنس ہے، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹ کہلائے گا. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، آپ کے بچے سے یا آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ قانوناً قتل ہے، مرڈر ہے. تو برائے مہربانی آنکھیں کھولیں. اور اب جو ہم بھی اس میں جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کی فٹنس کی بات کریں، جو آپ نے بات کی خونی حادثہ، ڈیفینیٹلی اس میں ڈرائیور کی کوتاہیاں بھی ہیں. ڈرائیونگ لائسنس لوگوں کے پاس نہیں ہے، غلط طریقے سے اگر کسی کو ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ گاڑیاں شاید فزیکل فٹنس نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. میں اپنے قصور کو مانتے ہوئے آگے چلوں، اس لیے ہم بھی اسی طرح سیریس ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم گاڑیوں کو بھی فٹ رکھیں، ڈرائیوروں کو فٹ رکھیں اور لوگوں کو یہ عقل دے. ڈرائیونگ سینس انفارچونیٹلی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے لوگ، اچھا یہ تو حکومت نہیں کر رہی نا، چلو امپلیمنٹیشن حکومت کا کام ہے. ہمارے لوگ، ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہوں کہ فٹ پاتھ پہ لوگوں نے گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں پارک کی ہوئی ہیں. لوگوں نے جو ہے 4 روز گاڑیوں کی پارکنگ رکھی ہوئی ہے، ایک سنگل روز چل رہی ہے ہمارے شہر میں. مطلب لوگوں کا کوئی اتنا پیشنس نہیں کہ بھائی گاڑی میں سائڈ میں پارک کر کے بچوں کے اسکول میں جا کے اٹھا لوں. آپ اسکولوں کے باہر جہاں پہ بھی ہے، آپ اسکول کے آورز میں چلے جائیں، جب چھٹی کے آورز میں یا ڈراپ کرنے یا پک کرنے کے آورز میں آپ کو 3 لائنیں ملتی ہیں. اب ظاہر ٹریفک پولیس ہے، ایک لمیٹڈ ٹریفک پولیس وہ اپنا کام کرے، لیکن ہم لوگ اپنا سینس کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہم صرف یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈنڈے کی زبان ہی سمجھیں گے، ہم خود پیار سے کوئی زبان نہیں سمجھیں گے. آپ نے ایکسیڈنٹس کی بات کی، اگر ریڈ لائن ہے ٹریفک سگنل میں تو ہمیں ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ریڈ لائن کا مقصد کیا ہے؟ کہ گاڑی اسٹاپ کر دو. تو ہم نے وہ سگنل کیوں توڑنا ہے؟ کیوں ہم نے وہ توڑنا ہے؟ مقصد یہ کہ کیونکہ ہم لوگ خود انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ چلیں، یا تو ہم زیادہ فائن کرنا شروع کر دیں، حکومت زیادہ سختی کرنا شروع کر دے، جو ریڈ لائن کو توڑے اس کو جیل میں ڈال دے.
तो फिर तो लोग समझेंगे। तो मकसद ये कि कुछ हमारे अपने सिविक सेंस, सिविक इश्यूज हैं जिसको हम ठीक करें, तभी ये मुआशरा ठीक होगा, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहां पर मौजूद है, यहां पे हम कोयले के जरिए भी बिजली पैदा कर रहे हैं, और हमारे पास सबसे पूरे पाकिस्तान में अब ये प्रूव हो गया कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो सिर्फ जो कोयले से निकल सकती है, और कोयला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिकदार में अगर है, और जो उसको हमने निकालने में कामयाब हुए हैं तो वो थर के कोयले को निकालने में कामयाब हुए हैं, जिससे अभी भी कोयला निकल रहा, बिजली पैदा हो रही है। तो ये सारे अच्छे सेक्टर। फिर उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टर्स ने कि हम ट्रांसपोर्ट के महकमे में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी आज उनसे जब सुबह को बातचीत हुई, और अब हमारी दोबारा भी कल भी मीटिंग है उन लोगों से, और मुख्तलिफ महकमे जात जो हैं वो उनसे मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि उनको मुख्तलिफ महकमों से वो मीटिंग्स करें, और ताकि ये सारी मीटिंग सिर्फ मीटिंग हद तक ना हो, ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था, और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आपके यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके जरिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले, और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं पहले काफी ये बात कह चुका हूं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें, कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहां पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफर आसान हो, सस्ता हो, और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने उन्हें कहा कि 2 फेज में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें, और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें, दो फेज में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूं कि इस पे पूरे सिंध सूबे की नजरें हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये हम जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि ये हम लोगों की जो प्रायोरिटी है सबकी, वो शायद हमारी किसी और प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी है, कि ठीक है किसी को बुरा भला बोल दिया, 2 लफ्ज बन गए तो उसमें भी प्रोजेक्शन हो गई, कोई और काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सेक्टर इस विजिट के अलावा मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी कुछ अहम इकदाम लेने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस का लॉ ऑलरेडी मौजूद है, कि गाड़ी जो आपके पास रोडों पे चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो गाड़ी रोडों पे चल रही है। पूरी दुनिया में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, मुझे बड़े अफसोस करना पड़ता है, चारों सूबों की हुकूमत और वफाक हुकूमत, हम लोगों ने अभी तक उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और उसमें मैं अपने आप को भी कसूरवार साबित करता हूं, और मानता हूं कि हमारा भी कसूर है, कि मैं भी समझे कि मेरे को 1.5-2 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, लेकिन हमने कोशिशें जरूर की है कि इसको हम किस तरह इंप्रूव किया जाए, और हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। कल मेरी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट की, अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2 किस्म के मैकेनिज्म पर हम लोग काम करें, और जल्दी हो जाएगा ये काम। एक मैकेनिज्म हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट साइड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है, हमारे पास पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे में 2 ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 लोग जो हैं वो लाखों गाड़ियों को क्या मोटर व्हीकल की वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब वो 22 हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद। क्या 22 लोग भी इन गाड़ियों की फिटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं? तो हल क्या बचता है कि या तो मैं इसको, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करें, या जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास ये मैकेनिज्म, ये मशीनरीज मौजूद है, हम उनको आउटसोर्स करें। तो दोनों ऑप्शंस पर हम काम करें। विद इन 1 वीक
मैं आपके सामने एक दफा फिर आऊंगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमने अपने लोगों को, क्योंकि लोगों का हक है कि अगर लोग बाहर वॉक कर रहे हैं तो उनको बगैर आलूदगी की हवा मिलनी चाहिए, लोगों का राइट है, वो राइट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला कह रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छे सोल्यूशन के साथ हम लोग सामने आएंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि तमाम गाड़ियां जो हैं बगैर फिटनेस के कोई गाड़ी रोड पे ना चल सके, और उसमें हम सब ने रोल प्ले करना होगा। जो मैं बैठा हूं, मैंने अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी होती है, ये कानून कहता है कि साल में एक दफा मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है कि मेरी हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे क्या हो, क्या वो गाड़ियां धुआं तो नहीं छोड़ रही है, और धुआं क्या आपकी और हमारे बच्चों को खराब तो नहीं कर रही। ये हमारे पाकिस्तान के अहम मामलात हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बस सियासी गंद एक दूसरे के ऊपर उछालना। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोगों के मसले को क्या करें, बड़ा अफसोस आप करना पड़ा। लेकिन ये सारे महकमे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, अब हमने इसको परफॉर्म करना है, और ये हमने मकसद की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसमें मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले कटहरे में लेके आता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीजें करें। तो ये हम करने जा रहे हैं, और हम जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम इसको नाफिजुल अमल करेंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं सबसे पहले वो 100% अपनी फिटनेस करवाएं, चेक करवाएं। पहले सरकारी गाड़ियां कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब कराएं। और हम चाहते ये हैं, और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है, हमने अपने एनवायरमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे, और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीजों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूं कि पीपुल बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मजीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतजार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े, और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के हमले को तंग ना करें कि जी यहां रोको वहां रोको, बस स्टॉप बने होंगे, आपको सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहां उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतालिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएं हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करवाया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना लिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आए, कि लोग इंकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मजीद टैलेंट को इंकरेज किया जाए, हम मजीद इस तरह की चीजें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीजें हम बताएं, अच्छी चीजें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना बताएं कि जी किसकी पगड़ी किस तरह उछालनी है, लोगों को ये ना बताएं कि जी किसको किस तरह जो है धंधा करना है, किसकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसकी फैमिलीज की तस्वीरें लगानी है, किसको गंदा बोलना है। तो इन चीजों के लिए से हटके लोगों को आप पॉजिटिव चीजों पे लेके जाएं, उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा, लास्ट कैबिनेट में उसके मिनट्स आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम हुकूमत सिंध ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं हुकूमत के, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एक मखसूस कोटा रखी जा रही है कि तमाम स्कूल्स में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको वहां पे एडमिशन भी मिले, उनको क्लासेस में जो है वो पढ़ाया भी जाए, और वो भी आम बच्चों के साथ ही जो है वो अपनी परवरिश कर सकें उसमें, ताकि सोसाइटी को अपने बिहेवियर्स का जो पता चल जाए कि हम सबको पता चले हमें किस तरह उनके साथ बिहेव करना है। हम लोग या तो उनसे खौफ खाते हैं या तो फिर उनको हमने सोसाइटी से अलग किया हुआ है। कसूर बेसिकली हमारा है कि हम उनको उस तरीके से जो है वो सही तरीके से नहीं टेक केयर करते। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का हर शख्स जो है
آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو خاص طور پر کس طرح ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد ایک لاسٹ چیز ہے, وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے, کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ جو صرف پالیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے, یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے, اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے, اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے, تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی, جو مس کال ہو گئی, اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سیون نافرمانی, جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں, تو یہ آخری پتا کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں, ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اور چلے جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو, آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر اب مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کر جسے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو, چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے اندوناگ واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو, یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, جو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیختی ہو, تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کی استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو,
पहले उस इदारे के खिलाफ इसने साजिश की, उस इदारे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, उसको मलाइन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में जहर उगलने की कोशिश की, अब चाहता है कि उसको मैं कमर्शियली भी ब्लॉक करूं। तो वो ये पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में मुआवजा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट करें। तो वो हर इदारे को टारगेट करना चाह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक मिनट भाई, अरबाब एक मिनट भाई। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गवर्नर साहब ने भी एक बात की है, वैसे वो लाइटर मूड में आप जवाब दे तो मेहरबानी। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी वजीर को वजीर बनाने से पहले उसके करप्शन का टेस्ट करना चाहिए। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि किसी को वजीर बनाने से पहले करप्शन का टेस्ट होना चाहिए? देखिए जी, उनकी मर्जी, हर कोई अपने राय दे सकता है जी। इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिस कॉल है ये तो मिस कॉल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान खतरा है कि नहीं है? देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबदा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। जी, मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर अल्टीमेटम दिया है कि 17 दिसंबर तक अगर मदारस का बिल मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने शिकायत की है सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, ये धोखाबाजी की गई है, इसमें क्या है? देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना, वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं, और हुकूमत ही सारी चीजें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए कि फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो MKM में आए थे। तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है? अब आपको जो जराए बता रहे हैं उन जराए से ज्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि ठीक है, फैसल वाबदा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायजा कि आप भी मिल सकते हैं। आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहां रख सकते हैं। जी अमीर साहब। जी शजीद साहब, ये बताएंगे आपने इन्वेस्टर्स की बात की बाहर के। जी अच्छा, उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयस्सर नहीं है मादरस के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है अपनी जगह पे, चाइनीज का अशर आप लोगों ने देख लिया कि वो बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उनका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है। ये पूरा मनी दे दे, पैसे दे दे तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकी? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस हो जाती है। ये हो जाती होगी, में भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को हमने एक एक चीज को अपने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे अमित साहब, ये मेरी आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उसके ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी है, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए।
ना मैं कहा ना किसी वजीर की होगी ना एमएलए एमपी की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरीके का माहौल पैदा करके दे रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है। जहां की दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा कर दे सकता हूं कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहां पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना। आपका जो है झिरक मुलाकात और ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना। आपके बेशतर रोड रस्ते मलीर एक्सप्रेस वे, आपके कराची ठट्टा कैरेज वे, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद डाली, तभी इन्वेस्टर जो है वो यहां पे एतमाद करता है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ अफसोसनाक वाकये माजी में हुए हैं और वही ये है कि क्यों लोग चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से दुश्मनी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से लोगों पे हमले करें ताकि लोग यहां पे आते हुए डरें। और डरें क्यों? और यहां पे इन्वेस्टमेंट ना हो। पर लोकल इन्वेस्टर को वो टच नहीं करते, वो क्यों इस तरह की चीजें करते हैं? ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जाए। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस तरह के अनासर को कुचलें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये बताइए शरीफ साहब, कह रहे हैं कि कोई मार्च अप्रैल 2025 की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बन जाएंगे, तो आपको लगता है कि इस टेन्योर में बिलावल भुट्टो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे? देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है। और जो उन्होंने जहां जहां तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को खत्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको खत्म कर दें। उन्होंने बलजाम में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वजीर आजम बने। जी, पूरी हादसा बहुत ज्यादा हो रहे हैं कराची में, इतने दहशतगर्दी में शहरी नहीं मरे जितने हादसा में मरे, इसके लिए सर कोई देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं कि अंडर एज लोग गाड़ियां चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए। और मैं वालिदैन को कहता हूं, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उसमें जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की खूनी हादसा, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियां भी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी। और दूसरा ये कि गाड़ियां शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूं, इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना,
चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है। हमारे लोग, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूं कि फुटपाथ पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है, मोटरसाइकिलें पार्क की हुई हैं। लोगों ने जो है 4-4 रोज गाड़ियों की पार्किंग रखी हुई है, एक सिंगल रोज चल रही है हमारे शहर में। मतलब लोगों का कोई इतना पेशेंस नहीं कि भाई गाड़ी में साइड में पार्क करके बच्चों के स्कूल में जाकर उठा लूं। आप स्कूलों के बाहर जहां पे भी है, आप स्कूल के आवर्स में चले जाएं, जब छुट्टी के आवर्स में या ड्रॉप करने या पिक करने के बाद में आपको 3-3 लाइनें मिलती हैं। अब ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस है, एक लिमिटेड ट्रैफिक पुलिस वो अपना काम करे, लेकिन हम लोग अपना सेंस क्यों नहीं यूज करते? हम सिर्फ ये बात क्यों करेंगे, हम सिर्फ डंडे की जुबान ही समझेंगे। हम खुद बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहां पर मौजूद है, यहां पे हम कोयले के जरिए भी बिजली पैदा कर रहे हैं, और हमारे पास सबसे पाकुर फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था, और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आपके यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके जरिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले, और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं पहले काफी ये बात कह चुका हूं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहां पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफर आसान हो, सस्ता हो, और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने कहा कि 2 फेज में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें, और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें। दो फेज में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूं कि इस पे पूरे सिंध सूबे की नजरें हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि ये हम लोगों की जो प्रायोरिटी है सबकी, वो शायद हमारी किसी और प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी है, कि ठीक है किसी को बुरा भला बोल दिया, 2 लफ्ज बन गए तो उसमें भी प्रोजेक्शन हो गई, कोई और काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक इस विजिट के अलावा मैं बात करूं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी कुछ अहम इकदाम लेने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस का लॉ ऑलरेडी मौजूद है, कि गाड़ी जो आपके पास रोडों पे चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो गाड़ी रोडों पे चल रही है। पूरी दुनिया में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है, चारों सूबों की हुकूमत और वफाक हुकूमत, हम लोगों ने अभी तक उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए। और उसमें मैं अपने आप को भी कसूरवार साबित हो रहा है कि मैं भी समझे कि मेरे 1.5-2 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, लेकिन हमने कोशिशें जरूर की है कि इसको हम किस तरह इंप्रूव किया जाए। में ही नहीं है, तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। कल मेरी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट की, अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2 किस्म के मैकेनिज्म पे हम लोग काम करें, और जल्दी हो जाएगा ये काम। एक मैकेनिज्म हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट साइड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है, हमारे पास पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे में 2 ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 लोग जो हैं वो लाखों गाड़ियों को क्या मोटर व्हीकल की वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब वो 22 हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद। क्या 22 लोग भी गाड़ियों की फिटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं? तो हल क्या बचता है कि या तो मैं इसको, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करे, या जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास ये मैकेनिज्म, ये मशीनरीज मौजूद है, हम उनको आउटसोर्स करें। तो दोनों ऑप्शंस पे हम काम करें। विद इन 1 वीक मैं आपके सामने एक दफा फिर आऊंगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब आलूद, अगर आप हमने अपने लोगों को, क्योंकि लोगों का हक है कि अगर लोग बाहर वॉक कर रहे हैं तो उनको बगैर आलूदगी की हवा मिलनी चाहिए, लोगों का राइट है, वो राइट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला कह रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छे सोल्यूशन के साथ हम लोग सामने आएंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि तमाम गाड़ियां जो हैं बगैर फिटनेस के कोई गाड़ी रोड पे ना चल सके, और उसमें हम सब ने रोल प्ले करना होगा। जो मैं बैठा हूं, मैंने अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी होती है, ये कानून कहता है कि साल में एक दफा मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है कि मेरी हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे क्या हो, क्या वो गाड़ियां धुआं तो नहीं छोड़ रही है, और धुआं क्या आपकी और हमारे बच्चों को खराब तो नहीं कर रही। ये हमारे पाकिस्तान के अहम मामलात हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बस सियासी गंद एक दूसरे के ऊपर उछालना। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोगों के मसले को क्या करें। बड़ा अफसोस करना पड़ा, लेकिन ये सारे महकमे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, अब हमने इसको परफॉर्म करना है, और ये हमने मकसद की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसमें मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले कटहरे में लेकर आता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीजें करें। तो ये हम करने जा रहे हैं, और हम जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम इसको नाफिजुल अमल करेंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं सबसे पहले वो 100% अपनी फिटनेस करवाएं, चेक करवाएं। पहले सरकारी गाड़ियां कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब कराएं, और हम चाहते ये हैं। और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है, हमने अपने एनवायरमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे, और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीजों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूं कि पीपल बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मजीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतजार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े, और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के अमले को तंग ना करें कि जी यहां रोको वहां रोको। बस स्टॉप बने होंगे, आपको सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहां उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतल्लिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएं हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करवाया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना लिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आएँ, कि लोग इंकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मजीद टैलेंट को इंकरेज किया जाए, हम मजीद इस तरह की चीजें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीजें हम बताएं, अच्छी चीजें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना बताएं कि जी किसकी पगड़ी किस तरह उछालनी है, लोगों को ये ना बताएं कि जी किसको किस तरह जो है धंधा करना है, किसकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसकी फैमिलीज की तस्वीरें लगानी है, किसको गंदा बोलना है। तो इन चीजों के लिए से हटके लोगों को आप पॉजिटिव चीजों पे लेके जाएं, उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा, लास्ट कैबिनेट में उसके मिनट्स आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम हुकूमत सिंध ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं हुकूमत के, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एक मखसूस कोटा रखी जा रही है कि तमाम स्कूल्स में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको वहां पे एडमिशन भी मिले, उनको क्लासेस में जो है वो पढ़ाया भी जाए, और उनको भी आम बच्चों के साथ ही जो है वो अपनी परवरिश कर सकें उसमें, ताकि सोसाइटी को अपने बिहेवियर का जो पता चल जाए, कि हम सबको पता चले हमें किस तरह उनके साथ बिहेव करना है। हम लोग या तो उनसे खौफ खाते हैं या तो फिर उनको हमने सोसाइटी से अलग किया हुआ है। कसूर बेसिकली ये हमारा है कि हम उनको उस तरीके से जो है वो सही तरीके से नहीं टेक केयर करते। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का हर शख्स जो है, आप भी अल्लाह ताला की मखलूक हो, हम भी अल्लाह ताला की मखलूक है, हर शख्स अल्लाह ताला की मखलूक है, हमें एक दूसरे को खास तौर पर किस तरह
ایز اے اچھا انسان بن کر ہم ایک دوسرے کی وہ خدمت کر سکیں. اس کے بعد ایک لاسٹ چیز ہے وہ سندھ پیپلز رورل سوک سروسز جو ہے حکومت سندھ نے وہ بنایا ہے, کیونکہ جو 61% ہماری آبادی وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, اور اس کو جو ہے سندھ پیپلز رورل سوک سروسز کو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں. کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ان کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جتنے بھی شہری علاقے ہیں اور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, وہاں کی جو بیسک سوک فیسلٹیز ہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں, اور دیہی علاقوں میں بھی ریپڈلی کام چل رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں, اور میڈیا سے بھی کہیں کہ جی ہمیں ان چیزوں کو بھی امپورٹنس دینی ہے, کیونکہ ہم لوگ ایک پوری سوسائٹی ہے. یہ ملک میں صرف یہ نہیں کہ جو صرف پالیٹیشین ہی رہتے ہوں اور جن کا کام صرف میڈیا میں آ کے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا ہے. یہ پوری ایک سوسائٹی ہے, یہ ملک معاشرہ ایک سوسائٹی ہے, اور اس ملک معاشرے میں ہر مسئلہ اہم ہے, اور وہ ہر مسئلہ اہم ہے تو ہم سب نے اس میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, ہم نے اس میں ایک پارٹ بننا ہے. سول سوسائٹی نے ان ساری چیزوں کا ایک حصہ بننا ہے. اگر ہمیں اچھے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ آگے ترقی کرے تو ہم سب نے اپنا اپنا ایک فرض ہے وہ نبھانا ہے. جو عمران خان کی طرف سے جو فائنل کال آئی تھی, جو مس کال ہو گئی, اب اس کی طرف سے آخری پتا جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے کہ سیون نافرمانی جس کی اس کے اپنے جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں دوست ہیں وہ بھی مخالفت کریں, تو یہ آخری پتا کیا واقعی کچھ ثابت ہوگا؟ یہ بھی فائنل کال کی طرف. میرے بھائی میں نے اتنی آپ کو باتیں بتائیں کہ یار ہمارے سوک ایشوز کیا ہیں, ہمارے سول مسئلے کیا ہیں, ہمیں کس موضوع پہ زیادہ بات کریں, چاہے وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو نہ ہو, چاہے میڈیا میں وہ اسپیس ملے نہ ملے, ہم کس طرح سوک ایشوز میں لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کر جائیں. آپ کو پھر بھی وہ فائنل کال اور لاسٹ کال, اور چلے جی آپ نے جو بات کی سول نافرمانی کی اور فائنل کال کی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آج تک جو حرکت کی ہے اس طرح کی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, وہ اس کی بھی اپنی خواہش نہیں ہوگی. کہیں سے اس کو نوٹس آتے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما کو یہ نوٹس آتے ہیں, اور وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. جب دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس میں کیا اس نے سول نافرمانی کی کال نہیں دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ جی پاکستانیوں باہر اگر پیسہ بھیجنا ہو تو بینکنگ چینل کے تھرو نہ بھیجو, آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرو, حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجو. اگر آپ مجھے پتا ہوتا آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کو کلپ بھی دکھاتا. پھر اس نے کہا کہ جی میں یہ بجلی کا بل جو ہے آج سے میں بھی نہیں بھروں گا, آپ بھی نہیں بھرو, اور یوں پھر بجلی کا بل پھاڑا تھا, یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور کیا ہوا کہ جی تاکہ پاکستان کو نقصان پہنچے, لوگ بجلی کا بل نہیں بھریں, لوگ بینکنگ سیکٹر سے پیسے باہر نہ بھیجیں, ہر وہ کام کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. پھر چاہے پی ٹی وی کو آگ لگانا ہو, چاہے ریڈیو پاکستان کو آگ لگانا ہو, چاہے 9 میں جیسے اندوناک واقعات کرنے ہو, چاہے ایمبولینسوں کو آگ لگانا ہو, چاہے آپ کی ہماری پیپلز بس سروس کو شارع فیصل میں جس طرح آگ لگانا ہو. یہ کس کو نقصان ہوا؟ اگر روڈ آپ توڑتے ہو کس کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ ایک دھرنے کی کال دیتے ہو, یا آپ بولتے ہو جو آج ہم اسلام آباد میں یلغار کریں گے, اگر 30,000 پولیس والے وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, تو ساری چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے نا, تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ حکومت کا نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت کا نقصان نہیں ہے, یہ پبلک کا نقصان ہے. وہی پیسہ جو کہ لگ سکتا ہے کسی بھلائی میں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہی پیسہ آپ اس طریقے سے آپ ملک کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہو تاکہ آپ کے اسٹاک پہ پریشر آئے, آپ کے کاروباری جگہوں پہ پریشر ہے, آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر, ابھی میں نے شروعات انٹرنیشنل انویسٹر سے کی کہ اس کا جو ہے وہ اعتماد شیختی ہو, تو یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے. اور ابھی بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی ڈیفنس پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, تو یہ بھی کسی اور کی خواہش پہ چل رہا ہے. کیونکہ اگر ڈیفنس پروڈکٹس کہ جو بھی کسی بھی مختلف کمرشل یوز میں ہو رہی چیزیں, تو وہ پیسہ اگر سودا کے لیے جا رہا ہے یا اس کی اپنی اس ادارے کی استحکام کے لیے جا رہا ہے, ادارے کی مستحکم ہونے کے لیے جا رہا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس میں کوئی ادارہ مستحکم ہو. پہلے اس ادارے کے خلاف اس نے سازش کی, اس ادارے کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی, اس کے خلاف سوشل میڈیا میں زہر اگلنے کی کوشش کی. اب چاہتا ہے کہ اس کو میں کمرشلی بھی بلاک کروں, تو وہ یہ پاکستان کے ہر ادارے کے خلاف, چاہے اس نے پہلے اٹیک کیا ہو کہ جی فائنینشلی ہم بینکوں کو اٹیک کریں,
जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में मुआवजा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट का करें, तो वो हर इदारे को टारगेट करना चाह रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक मिनट भाई, अरबाब एक मिनट भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गवर्नर साहब ने भी एक बात की है, वैसे वो लाइटर मूड में आप जवाब दे तो मेहरबानी। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी वजीर को वजीर बनाने से पहले उसके करप्शन का टेस्ट करना चाहिए। तो आप इसमें इत्तेफाक करते हैं कि किसी को वजीर बनाने से पहले करप्शन का टेस्ट होना चाहिए? देखिए जी, उनकी मर्जी, हर कोई अपने राय दे सकता है जी। इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिस कॉल है ये तो मिस कॉल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान खतरा है कि नहीं है? देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबदा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। जी, मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर अल्टीमेटम दिया है कि 17 दिसंबर तक अगर मदारस का बिल मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने शिकायत की है सदर पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, ये धोखाबाजी की गई है, इसमें क्या है? देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं, और हुकूमत ही सारी चीजें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए कि फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो एमकेएम में आए थे। तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है? अब आपको जो जराए बता रहे हैं उन जराए से ज्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि ठीक है, फैसल वाबदा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायजा कि आप भी मिल सकते हैं, आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहां रख सकते हैं। जी अमीर साहब। जी शजीद साहब, ये बताएंगे आपने इन्वेस्टर्स की बात की बाहर के, जी अच्छा उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयस्सर नहीं है भारत के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है अपनी जगह पे, चाइनीज का असर आप लोगों ने देख लिया कि वो बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इश्यूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उनका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है, ये पूरा मनी दे दे, पैसे देते हैं तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकेगी? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस हो जाती है। ये हो जाती होगी, में भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को जो हमने एक एक चीज को अपने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे अमित साहब, ये मेरी आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उसके ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए, ना मैं कहा ना किसी वजीर की होगी, ना एमएलए एमपी की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको
किस तरीके का माहौल पैदा करके दे रहे हैं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है। जहां की दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा कर दे सकता हूं कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहां पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपका जो है झिरक मुलाकात और ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपके बेशतर रोड रस्ते मलीर एक्सप्रेस वे, आपके कराची ठट्टा कैरेज वे, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की बुनियाद डाली, तभी इन्वेस्टर जो है वो यहां पे एतमाद करता है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ अफसोसनाक वाकये माजी में हुए हैं और वही ये है कि क्यों लोग चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से दुश्मनी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से लोगों पे हमले करें ताकि लोग यहां पे आते हुए डरें। और डरें क्यों, और यहां पे इन्वेस्टमेंट ना हो। पर वो लोकल इन्वेस्टर को वो टच नहीं करते, वो क्यों इस तरह की चीजें करते हैं ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जाए। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस तरह के अनासर को कुचलें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये बताइए शरीफ साहब, कह रहे हैं कि कोई मार्च अप्रैल 2025 की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बन जाएंगे, तो आपको लगता है कि इस टेन्योर में बिलावल भुट्टो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे? देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है, और जो उन्होंने जहां जहां तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को खत्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको खत्म कर दें। उन्होंने बलजात में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वजीर आजम बने। जी, पूरी हादसा बहुत ज्यादा हो रहे हैं कराची में, इतने दहशतगर्दी में शहरी नहीं मरे जितने हादसा में मरे, इसके लिए सर कोई देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूं कि अंडर एज लोग गाड़ियां चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए, और मैं वालिदैन को कहता हूं खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उसमें जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की खूनी हादसा, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियां भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी, और दूसरा ये कि गाड़ियां शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूंगा, इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना, चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है। हमारे लोग, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूं कि फुटपाथ पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है, मोटरसाइकिलें पार्क की हुई हैं। लोगों ने जो है 4-4 रोज गाड़ियों की पार्किंग रखी हुई है, एक सिंगल रोज चल रही है हमारे शहर में।
मतलब लोगों का कोई इतना पेशेंस नहीं कि भाई गाड़ी में साइड में पार्क करके बच्चों के स्कूल में जाके उठा लूं। आप स्कूलों के बाहर जहां पे भी है, आप स्कूल के आवर्स में चले जाएं, जब छुट्टी के आवर्स में या ड्रॉप करने या पिक करने के बाद में आपको 3-3 लाइनें मिलती हैं। अब ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस है, एक लिमिटेड ट्रैफिक पुलिस को अपना काम करे, लेकिन हम लोग अपना सेंस क्यों नहीं यूज करते? हम सिर्फ ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ डंडे की जुबान ही समझेंगे, हम खुद प्यार से कोई जुबान नहीं समझेंगे। आपने एक्सीडेंट्स की बात की, अगर रेड लाइन है ट्रैफिक सिग्नल में तो हमें रेड लाइन का मकसद क्या है? किसको नहीं पता कि रेड लाइन का मकसद क्या है? कि गाड़ी स्टॉप कर दो। तो हमने वो सिग्नल क्यों तोड़ना है? क्यों हमने वो तोड़ना है? मकसद ये कि क्योंकि हम लोग खुद अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ ये चले, या तो हम ज्यादा फाइन करना शुरू कर दें, हुकूमत ज्यादा सख्ती करना शुरू कर दे, जो रेड लाइन को तोड़े उसको जेल में डाल दे, तो फिर तो लोग समझेंगे। तो मकसद ये कि कुछ हमारे अपने सिविक सेंस, सिविक इश्यूज हैं जिसको हम ठीक करें, तभी ये मुआशरा ठीक होगा, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा स्कोप है, जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहां पर मौजूद है, यहां पे हम कोयले के जरिए भी बिजली पैदा कर रहे हैं, और हमारे पास सबसे पूरे पाकिस्तान में अब ये प्रूव हो गया कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो सिर्फ जो कोयले से निकल सकती है, और कोयला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिकदार में अगर है, और जो उसको हमने निकालने में कामयाब हुए हैं तो वो थर के कोयले को निकालने में कामयाब हुए हैं, जिससे अभी भी कोयला निकल रहा, बिजली पैदा हो रही है। तो ये सारे अच्छे सेक्टर। फिर उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टर्स ने कि हम ट्रांसपोर्ट के महकमे में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी आज उनसे जब सुबह को बातचीत हुई, और अब हमारी दोबारा भी कल भी मीटिंग है उन लोगों से, और मुख्तलिफ महकमे जहाज जो हैं वो उनसे मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि उनको मुख्तलिफ महकमों से वो मीटिंग्स करें, और ताकि ये सारी मीटिंग सिर्फ मीटिंग हद तक ना हो, ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था, और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आपके यहाँ पे काम चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके जरिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले, और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं पहले काफी ये बात कह चुका हूं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें, कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहां पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों को का सफर आसान हो, सस्ता हो, और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने उन्हें कहा कि 2 फेज में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें, और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें, दोनों 2 फेज में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूं कि इस पे पूरे सिंध सूबे की नजरें हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये हम जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि ये हम लोगों की जो प्रायोरिटी है सबकी, वो शायद हमारी किसी और प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी है, कि ठीक है किसी को बुरा भला बोल दिया, 2 लफ्ज बन गए, तो उसमें भी प्रोजेक्शन हो गई, कोई और काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सेक्टर इस विजिट के अलावा मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी कुछ अहम इकदाम लेने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस का लॉ ऑलरेडी मौजूद है, कि गाड़ी जो आपके पास रोडों पे चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो गाड़ी रोडों पे चल रही है। पूरी दुनिया में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है, चारों सूबों की हुकूमत और वफाक हुकूमत, हम लोगों ने अभी तक उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और उसमें मैं अपने आप को भी कसूरवार साबित करता हूं, और मानता हूं कि हमारा भी कसूर है, कि मैं भी समझे कि मेरे 1.5-2 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, लेकिन हमने कोशिशें जरूर की है कि इसको हम किस तरह इंप्रूव किया जाए।
और हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। कल मेरी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट की, अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2 किस्म के मैकेनिज्म पे हम लोग काम करें और जल्दी हो जाएगा ये काम। एक मैकेनिज्म हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट साइड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है, हमारे पास पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे में 2 ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 लोग जो हैं वो लाखों गाड़ियों को क्या मोटर व्हीकल की वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं? अब वो 22 हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के बाद। क्या 22 लोग भी इन गाड़ियों की फिटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं? तो हल क्या बचता है कि या तो मैं इसको, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करें, या जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास ये मैकेनिज्म, ये मशीनरीज मौजूद है, हम उनको आउटसोर्स करें। तो दोनों ऑप्शंस पे हम काम करें। विद इन 1 वीक मैं आपके सामने एक दफा फिर आऊंगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमने अपने लोगों को, क्योंकि लोगों का हक है कि अगर लोग बाहर वॉक कर रहे हैं तो उनको बगैर आलूदगी की हवा मिलनी चाहिए, लोगों का राइट है। वो राइट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला कह रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छे सोल्यूशन के साथ हम लोग सामने आएंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि तमाम गाड़ियां जो हैं बगैर फिटनेस के कोई गाड़ी रोड पे ना चल सके, और उसमें हम सब ने रोल प्ले करना होगा। जो मैं बैठा हूं, मैंने अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी होती है। ये कानून कहता है कि साल में 1 दफा मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है कि मेरी हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे क्या हो, क्या वो गाड़ियां धुआं तो नहीं छोड़ रही है, और धुआं क्या आपकी और हमारे बच्चों को खराब तो नहीं कर रही। ये हमारे पाकिस्तान के अहम मामलात हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बस सियासी गंद एक दूसरे के ऊपर उछालना। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोगों के मसले को क्या करें। बड़ा अफसोस कहना पड़ा, लेकिन ये सारे महकमे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है। अब हमने इसको परफॉर्म करना है, और ये हमने मकसद की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसमें मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले कटहरे में लेके आता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीजें करें। तो ये हम करने जा रहे हैं, और हम जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम इसको नाफिजुल अमल करेंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं सबसे पहले वो 100% अपनी फिटनेस करवाएं, चेक करवाएं। पहले सरकारी गाड़ियां कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब कराएं। और हम चाहते ये हैं, और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है। हमने अपने एनवायरमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे, और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीजों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूं कि पीपल बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मजीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतजार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े, और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के अमले को तंग ना करें कि जी यहां रोको वहां रोको। बस स्टॉप बने होंगे, आपको सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहां उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतालिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएं हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करवाया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना दिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आए, कि लोग इंकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मजीद टैलेंट को इंकरेज किया जाए, हम मजीद इस तरह की चीजें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीजें हम बताएं, अच्छी चीजें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना बताएं कि जी किसकी पगड़ी किस तरह उछालनी है, लोगों को ये ना बताएं कि जी किसको किस तरह जो है धंधा करना है, किसकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसकी फैमिलीज की तस्वीरें लगानी है, किसको गंदा बोलना है। तो इन चीजों के लिए से हटके लोगों को आप पॉजिटिव चीजों पे लेके जाएं, उसके लिए हुकूमत सिंध जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है।
दूसरा लास्ट कैबिनेट में उसके मिनट्स आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम हुकूमत सिंध ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं हुकूमत के, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एक मखसूस कोटा रखी जा रही है कि तमाम स्कूल्स में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको वहाँ पे एडमिशन भी मिले, उनको क्लासेस में जो है वो पढ़ाया भी जाए और उनको भी आम बच्चों के साथ ही जो है वो अपनी परवरिश कर सकें उसमें, ताकि सोसाइटी को अपने बिहेवियर्स का जो पता चल जाए कि हम सबको पता चले हमें किस तरह उनके साथ बिहेव करना है। हम लोग या तो उनसे खौफ खाते हैं या तो फिर उनको हमने सोसाइटी से अलग किया हुआ है। कसूर बेसिकली ये हमारा है कि हम उनको उस तरीके से जो है वो सही तरीके से नहीं टेक केयर करते। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का हर शख्स जो है, आप भी अल्लाह ताला की मखलूक हो, हम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हर शख्स अल्लाह ताला की मखलूक है। हमें एक दूसरे को खास तौर पर किस तरह एज ए अच्छा इंसान बनकर हम एक दूसरे की वो खिदमत कर सकें। इसके बाद एक लास्ट चीज है वो सिंध पीपुल्स रूरल सिविक सर्विसेज जो है हुकूमत सिंध ने वो बनाया है, क्योंकि जो 61% हमारी आबादी वो रूरल एरियाज में रह रही है और उसको जो है सिंध पीपुल्स रूरल सिविक सर्विसेज को का मकसद बनाने का ये है कि हम किस तरीके से उन लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाएं। क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम उनका जो मकसद वो यही है कि जितने भी शहरी इलाके हैं और रूरल एरियाज हैं वहाँ पे पीने का साफ पानी लोगों को प्रोवाइड किया जाए, वहाँ की जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज है वहाँ पे प्रोवाइड की जाएं और देही इलाकों में भी रैपिडली काम चल रहा है। तो ये चंद चीजें हैं जिसको हम समझते हैं कि हम आपके सामने लेकर आएं और मीडिया से भी कहें कि जी हमें इन चीजों को भी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हम लोग एक पूरी सोसाइटी है। ये मुल्क में सिर्फ ये नहीं कि जो सिर्फ पॉलिटिशियन ही रहते हो और जिनका काम सिर्फ मीडिया में आके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये पूरी एक सोसाइटी है। ये मुल्क मुआशरा एक सोसाइटी है और उस मुल्क मुआशरे में हर मसला अहम है और वो हर मसला अहम है तो हम सब ने उसमें अवेयरनेस पैदा करनी है। हमने उसमें एक पार्ट बनना है। सिविल सोसाइटी ने इन सारी चीजों का एक हिस्सा बनना है। अगर हमें अच्छे मुआशरे में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आगे तरक्की करे तो हम सब ने अपना अपना एक फर्ज है वो निभाना है। इमरान खान की तरफ से जो फाइनल कॉल आई थी, जो मिस कॉल हो गई, अब उसकी तरफ से आखिरी पत्ता जो है वो खेला जा रहा है।